राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के एपिसोड 5 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ट्रैवनकोर के वॉर के बाद अंग्रेज़ों को ये कहने का मौका मिल गया कि देखो टीपू सुल्तान हिंदू राजाओं पे हमले कर रहा है और अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम टीपू सुल्तान से तुम्हें बचाएंगे। कॉर्नवालिस ये भली भांति जानता था कि वो अकेला हज़रत टीपू सुल्तान से कभी जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो चाहता था कि हज़रत टीपू सुल्तान को इस बार 3 तरफ से घेरा जाए। मराठा मैसूर सल्तनत पे नॉर्थ की तरफ से अटैक करेंगे और निज़ाम ईस्ट की तरफ से, और अंग्रेज़ खुद साउथ यानी मद्रास की तरफ से अटैक करेंगे। इस तरह तीनों तरफ जंग छिड़ जाने की वजह से सुल्तान की फ़ौज 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और सुल्तान खुद किसी एक ही जगह पे मौजूद रह पाएंगे। और साथ ही साथ ब्रिटिश का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा भी काम आएगा, डिवाइड एंड रूल वाला। कॉर्नवालिस का मेन एम था किसी तरह से मराठाओं को इस जंग में शामिल करना, ख़ासकर पेशवा को, क्योंकि कॉर्नवालिस को लगता था कि फ्रांस की तरफ से हज़रत टीपू सुल्तान को मदद आ सकती है। और इससे पहले कि वो मदद यहाँ आए, कॉर्नवालिस चाहता था कि तब तक मैसूर हुकूमत को गिरा दिया जाए या झुका दिया जाए। और इसीलिए कॉर्नवालिस ने मराठाओं को टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और पूना में स्थित कंपनी एजेंट मैलेट को कहा गया कि बार बार मराठाओं को याद दिला जाए कि कैसे हैदर अली ने उन्हें हराकर उनसे अपर टेरिटरीज़ के इलाकों को छीन लिया था और किस तरह से टीपू सुल्तान ने भी मराठाओं का काफ़ी नुकसान किया था। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश एजेंट मैलेट के ज़रिए मराठाओं से कहा कि हम अंग्रेज़ खुद भी इतने ताकतवर हैं कि चाहे तो हम टीपू सुल्तान को हरा सकते हैं, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि मराठा हमारा साथ दें, और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो मैसूर को हराने के बाद हम भूल जाएंगे कि आप हमारे दोस्त थे और फ्यूचर में हम आपको भी अपना दुश्मन ही समझेंगे। मराठा समझ नहीं पाए कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए, अपने ही देश वाले भाई का जिसके साथ उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, या फिर पराए मुल्क से आए हुए धोखेबाज अंग्रेज़ों का जो उनके दोस्त होने का वादा कर रहे थे। कॉर्नवालिस ने रघुजी भोंसले को लिखा था कि टीपू सुल्तान ने रिसेंटली अंग्रेज़ों की टेरिटरीज़ और उनके दोस्तों पे हमला किया है और हम किसी भी हाल में उनको इस बार नहीं छोड़ेंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि मराठा पेशवा हमारा पूरा साथ देंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान तो मराठाओं के भी दुश्मन थे और टीपू सुल्तान से मराठा भी ख़तरे में हैं। इस तरह के भड़काऊ लेटर्स माधवजी सिंधिया और तुकोजी होलकर को भी भेजे गए ताकि वो लोग किसी तरह से पूना में पेशवा को इस जंग के लिए राज़ी कर सकें, मगर तुकोजी होलकर ने साफ लफ्ज़ों में कॉर्नवालिस का साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुकोजी होलकर हज़रत टीपू सुल्तान का साथ देना चाहते थे और माधवजी सिंधिया अंग्रेज़ों के साथ देने के लिए राज़ी तो हो गए, मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक उनकी फ़ौज टीपू सुल्तान से जंग कर रही होगी तब तक उनके किंगडम की हिफाजत अंग्रेज़ों को करनी होगी और उन्हें जयपुर और जोधपुर के राजाओं से भी मराठाओं की सरपरस्ती लेने के लिए मनाना होगा। इससे पहले कि कॉर्नवालिस कुछ सोच पाता इस प्रस्ताव के बारे में, पूना में मराठाओं ने अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए तैयार हो गए और 7 फरवरी 1790 को ब्रिटिश एजेंट मैलेट के ज़रिए ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि मराठा हज़रत टीपू सुल्तान से जंग करने के लिए तैयार हैं। नाना जो मैलेट के साथ कई मीटिंग किए और फरवरी 23 को बहरोपंत के हाथ एक 10 आर्टिकल वाला अग्रीमेंट भी भिजवाया गया, जो बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद ये डिसाइड हुआ कि जिन इलाकों पे मराठा दावा करते हैं और जो सुल्तान के अभी पास हैं, जंग के बाद उन इलाकों को मराठाओं को वापस दे दिया जाएगा और कड़पा और उसके आसपास के सूबे निज़ाम को दे दिए जाएंगे और बाकी बचे इलाकों को वापस उन ज़मींदार और पालेगारों के हवाले कर दिया जाएगा जिनसे उनकी ज़मीन सुल्तान ने छीन कर गरीब किसानों को दे दी थी। इस ट्रीटी में एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि हर हुकूमत अपने 25,000 से ज़्यादा सिपाहियों को इस जंग में उतारेगी और उनका पूरा खर्चा भी उठाएगी। सुल्तान ने भी अपनी तरफ से मराठाओं की तरफ दोस्ती की पेशकश की और मई 19 को अपने वकील लक्ष्मण राव को नाना के पास भेजा, जिनको नाना ने जून 8 को दरबार में मुलाकात की और उनसे अच्छे से सलूक किया गया, मगर नाना ऑलरेडी अपना मन बना चुके थे कि उन्हें ब्रिटिश का साथ देना है, इसलिए बस कुछ तोहफे देकर सुल्तान की दोस्ती को उन्होंने नामंजूर कर दी। इस मुलाकात के बाद अंग्रेज़ हड़बड़ा गए कि कहीं मराठाओं ने अगर टीपू सुल्तान की मदद कर दी तो टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कब्र खोद देंगे इंडिया में। इसलिए फ़ौरन अंग्रेज़ों ने मराठाओं को सुल्तान के नॉर्दर्न इलाकों पर हमला करने को कहा, जिसमें 25,000 से ज़्यादा फ़ौज को भेजी जाए। अंग्रेज़ चाहते थे किसी भी तरह से इस जंग को बरसात के सीज़न से पहले ही शुरू कर दिया जाए, ताकि सुल्तान जब जवाबी कार्रवाई करें तो उन्हें बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े।
जब मराठाओं और निज़ाम के साथ अंग्रेज़ों की ट्रीटी का निगोशिएशंस चल रहे थे तो कॉर्नवालिस ने एक और चाल चली। उसने सुल्तान के अंडर में रहने वाली छोटी छोटी रियासतों से बात करना शुरू कर दिया। पहले तो कॉर्नवालिस ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मालाबार के राजा को सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया, और जब सुल्तान राजाओं से लड़ने के लिए आएंगे तो ब्रिटिश उन राजाओं को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, और बाद में जब सुल्तान को हरा दिया जाएगा तो उन राजाओं को उनका राज वापस मिल जाएगा। बदले में बस उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के अंडर रहना पड़ेगा। अगस्त 8, 1790 को रॉबर्ट टेलर ने कैनानोर की बीबी मॉपला रूलर से एक एग्रीमेंट करवाया, जिसके मुताबिक कैनानोर के किले में वो अंग्रेज़ सिपाहियों को आसरा देंगी इस जंग के दौरान, और अपने जमाई और एक मंत्री को भी ब्रिटिश के साथ भेजेंगी जंग शुरू होने से एक दिन पहले, ताकि ब्रिटिश को उनकी वफादारी पे कोई शक ना हो। रॉबर्ट टेलर ने कूर्ग के राजा के साथ भी एक एग्रीमेंट किया अक्टूबर 26, 1790 को। इस एग्रीमेंट के हिसाब से कूर्ग के राजा ने भी ब्रिटिश को पूरी तरह से सपोर्ट देने का वादा किया और अंग्रेज़ों की फ़ौज को कूर्ग से गुजरने का फ्री पैसेज भी दे दिया। बदले में अंग्रेज़ों ने कूर्ग के राजा को सारे प्रांत का राजा घोषित करने का वादा कर दिया। इसी तरह साउथ में पावनी ने भी ट्रैवनकोर के राजा वर्मा को अपने साथ मिला लिया और ट्रैवनकोर को सुल्तान से छुड़ाकर राजा को वापस करने का वादा किया गया। बदले में उस राजा को पहली साल 70,000 रुपये और दूसरे साल 80,000 रुपये, तीसरे साल 90,000 रुपये, इस तरह हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रिब्यूट की तरह से देना पड़ेगा। और 1790 में जनरल मैडोस ने पुराने वाले मैसूर महाराजा वडेयर की पत्नी श्री रानी लक्ष्मी अम्मनी से भी एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया कि अगर इस जंग में अंग्रेज़ों को पूरी तरह से जीत हासिल हुई तो मैसूर सल्तनत की गद्दी उन्हें वापस दे दी जाएगी, बस उन्हें ब्रिटिश रूल के अंडर में रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा क्लियरली समझो तो आप जान पाओगे कि अंग्रेज़ों ने सबको हज़रत टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ कर दिया था और आम आवाम के बीच झूठी अफवाहें भी फैलानी शुरू कर दी कि वो हिंदू विरोधी हैं। जब मैं इस वाक़ये को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि हज़रत टीपू सुल्तान को कैसा लगा होगा उस वक्त जब सब अपने ही देश वाले बाहर से आए हुए इन भेड़ियों की बातों में आकर उनके ही खिलाफ़ खड़े हो गए, बिना ये सोचे कि टीपू सुल्तान हैं। तभी ये अंग्रेज़ इतने सालों तक अपनी दुम दबाए हुए बैठे हुए थे, मगर अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि अपने ही देशवासी अपने ही मुल्क को अंग्रेज़ों के हवाले करने के लिए उतारू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से भेड़िए एक अकेले शेर को घेरने जा रहे थे। मगर हज़रत टीपू सुल्तान भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने भी हर मुमकिन कोशिश की मराठा और निज़ाम को इन अंग्रेज़ों का साथ देने से रोकने के लिए। सुल्तान ने जब निज़ाम के साथ दोस्ती की पेशकश की तो निज़ाम ने हाफिज़ फरीदुद्दीन और बहादुर ख़ान को श्रीरंगापटना भेजा था अक्टूबर 1787 में, और उनके हाथ बहुत सारे तोहफ़े और कुछ ख़त भी भिजवाए गए थे। सुल्तान ने उन ख़तों का जवाब देते हुए लिखा कि निज़ाम से हुई पिछली गलतियों को वो माफ़ कर देंगे और जिन इलाकों पे सुल्तान ने अपनी हिफाजत में ले रखा है उसको निज़ाम को वापस दे दिया जाएगा। और तो और सुल्तान ने निज़ाम की बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा और कहा कि वक्त का तकाजा ये है कि जो तूफ़ान हमारे मुल्क पे आने के लिए तैयार खड़ा है वो सिर्फ़ मैं देख पा रहा हूँ, और इस मुश्किल वक्त में अगर हमने सही फ़ैसला नहीं किया तो आने वाला वक्त हम पे कहर बनकर बरसेगा। निज़ाम ने नवंबर 1788 के लास्ट वीक में फरीदुद्दीन और रामचंद्र को सुल्तान के पास भेजा था और उस वक्त सुल्तान कोयम्बतूर में थे। उसने लिखा था कि हम दोनों मुसलमान हैं और अपने आपसी मतभेद को हम भुला सकते हैं, और अपने इस अच्छे इरादों का सबूत के तौर पे निज़ाम ने कुरान पाक को भी हज़रत टीपू सुल्तान के पास भेजा और उन्हें अंग्रेज़ों की चाल के बारे में भी आगाह किया। एक तरफ तो निज़ाम सुल्तान से दोस्ती का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ 10 नवंबर 1788 को मीर आलम को कलकत्ता भेज दिया कॉर्नवालिस के पास। और जैसे ही ब्रिटिश की तरफ से निज़ाम को एश्योरेंसेस मिले होने वाली इस जंग को लेके, उसने सुल्तान की दोस्ती को ठुकरा दिया और सुल्तान के बेटे से उसकी बेटी के रिश्ते को भी ठुकरा दिया, ये कहकर कि निज़ाम एक ऊंचे ख़ानदान से है और टीपू सुल्तान के पिता तो एक मामूली सिपाही थे। दोस्तों, मुहिबुल हसन लिखते हैं कि निज़ाम तो हज़रत टीपू सुल्तान से कभी दोस्ती करना ही नहीं चाहता था, वो तो बस अंग्रेज़ों की नज़र में ख़ुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए दोस्ती का नाटक किया था। इस बढ़ते हुए तनाव के बीच सुल्तान ने फ्रांस से भी सपोर्ट मांगा और सुल्तान ने 1787 में एक एम्बेसी को फ्रांस भी भेजा था फ़ौजी सपोर्ट के लिए। फ्रांस के बादशाह लुई द 16 सुल्तान से अच्छे टर्म्स में तो थे, मगर उन्होंने किसी तरह की फ़ौजी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका ब्रिटिश के साथ एक समझौता हुआ था पीस ट्रीटी के ऊपर। सुल्तान ने इंडिया में मौजूद फ्रेंच से भी बात की और उन्हें कहा कि इंग्लिश निज़ाम और मराठाओं का ये कोलिशन सिर्फ मैसूर सल्तनत को मिटाने के लिए नहीं बल्कि फ़्रेंच को भी यहाँ से खदेड़ने के लिए बनाया गया है। सुल्तान ने पौंडीचेरी के फ्रेंच जनरल कॉनवे को भी एक ख़त लिखा और कहा कि इस जंग में वो सुल्तान और सल्तनत मैसूर का साथ दें, मगर कॉनवे ने सुल्तान की इस बात को नहीं माना
और अपने जनरल डा लाज़ोरेन को कह दिया कि हम इस जंग में टीपू सुल्तान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम अंग्रेज़ों से दुश्मनी नहीं ले सकते, इसलिए हम न्यूट्रल रहेंगे। और जब सुल्तान ने नवंबर 70 को कर्नाटक पर हमला किया तो तब भी सुल्तान ने एक और कोशिश की कि फ्रांस इस जंग में किसी तरह से मैसूर का साथ दें। और 20 दिसंबर 1790 को सुल्तान ने ज़ैनुल आबिदीन को तायगढ़ से फ्रांस की तरफ भेजा, जिनको 21 दिसंबर को रिसीव किया गया, मगर द फ्रेंच ने ज़ैनुल आबिदीन को यह कहकर लौटा दिया कि उनके पास कोई फ़ौज नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन के वापस लौटते वक्त उनके साथ एम लेजर भी आए थे, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे फ्रांस की तरफ से इंडिया में, जो बाद में फ्रांस के लुई द 16 से मिलने सुल्तान की तरफ से गए। मगर लुई द 16 ने फिर भी किसी तरह की मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनकी खुद की हुकूमत ख़तरे में थी और वो अपने सिपाहियों को सुल्तान की मदद के लिए भेजना नहीं चाहते थे। और पिछले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की तरह किसी ने भी सुल्तान का साथ नहीं दिया, क्योंकि इंग्लिश का खौफ ऐसा था कि सभी अपनी खुद की हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। इस बार टीपू सुल्तान अकेले थे, मगर उन्होंने इंग्लिश के सामने झुकने के बजाय ब्रिटिश निज़ाम और मराठाओं के इस कोएलिशन से अकेले लड़ने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ने पूरे इंडिया की हर सल्तनत की तकदीर बदल के रख दी। इस जंग में ऐसी ऐसी हरकतें की थी अंग्रेज़ों ने कि शायद आज भी इंसानियत को शर्मसार कर देगी। जंग का पहला आगाज़ हुआ मई 24, 1790 को, जब जनरल मेडोस ने 15,000 सिपाहियों के कमांड के साथ सुल्तान के ऊपर हमला करने के लिए तिरुचिरापल्ली से आगे बढ़े। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का पूरा वाक़या मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वो क्या ऐसी गलतियां थी सुल्तान की फ़ौजियों की तरफ से जिसकी वजह से सल्तनत मैसूर इस जंग में जीत नहीं पाई। ये सारा वाक़या मुहिब्बुल हसन की किताब द हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा गया है। और अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अल्लाह हाफिज़।